वो मतलब एक जो उसको लाइबिलिटी आएगी वो एडवांस टैक्स की आएगी। अब हम सारे पढ़ चुके हैं कि 15%, 45%, 75% और फिर 100% बाई 31 मार्च, तो उसने पे करना ही करना है। बट स्टिल वो लाइबिलिटी जो है वो पहली लाइबिलिटी 15 जून से शुरू होगी, जबकि अगर टीडीएस कटना है तो पहली लाइबिलिटी जो है वो मई के महीने से ही शुरू हो जाएगी। आपने अप्रैल में इनकम अर्न करी, आपका टीडीएस जो है वो बहुत सारी केसेस में एप्लीकेबल होगा, जो 7 मई तक ही आपको जमा करा देना पड़ेगा। मई की इनकम का टीडीएस 7 जून तक आपको जमा करा देना पड़ेगा। सो दैट इज द एप्लीकेबिलिटी, एक होमोजीनियस वे में आ जाता है। सो देयर इज अ क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। एडवांस टैक्स जो है वो साल में 4 बार आना है। जो आपका दूसरा टैक्स हुआ जो टीडीएस पे हुआ, जैसे एम्प्लॉई की सैलरी पे हुआ, तो महीने में साल में 12 बार जो है वो टैक्स काटा जाए। मीन्स अप्रैल की सैलरी का अलग कटेगा, मई की का अलग कटेगा, फिर जून की का कटेगा, हर एक का कटेगा। then there is going to be definitely effective realization of tax also, कि सारा टैक्स जो पेबल है वो काटना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हो जाती है, या गिवन रेट्स जो भी दिए हुए हैं उस पर उन्हीं रेट्स पे टैक्स काटना वो एम्प्लॉयर जो भी इनकम प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे बैंक अगर आपको आपकी एफडी के ऊपर 10% ब्याज काट के 10% ब्याज दे रहा है, तो उस 10% में दैट इंटरेस्ट रेट में नॉट बी 10%, आई एम टेकिंग इट हाइपोथेटिकली ओनली। जो इंटरेस्ट रेट जो है, 1 मिनट को हम मान लेते हैं 7% है। तो आपने 10 लाख रुपए बैंक में रखे हुए थे, 10 लाख रुपए के ऊपर आपको साल का ब्याज जो बना वो 70,000 रुपए बना। 70,000 रुपए के ऊपर जो है वो टीडीएस कट जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। तो आपके हाथ में 63,000 रुपए आएंगे। 7,000 रुपए आपका बैंक जो है वो आपके पैसे जो है वो काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है, से यू आर पर्सन जो मेरे टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जिनके पास इनकम के रिसोर्सेज अब लिमिटेड हैं, तो वो बंदे जो हैं उनको वो 70,000 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा समझ लो 2, 3, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इनकम हो रहा है, तो वो 12 लाख रुपए की, जैसे आज की डेट में इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो चुकी है, तो 12 लाख रुपए के अंदर अंदर ही वो 70,000 रुपए भी रह जाते हैं। 70,000 रिमेन्स, मीन्स 70,000 जोड़ के जो उसकी टोटल इनकम है वो 12 लाख ही बनती है। तो ये 70,000 रुपए के ऊपर जो 7,000 रुपए इनकम टैक्स का टीडीएस काटा भी गया है, ये उसको रिफंड मिल जाएगा जब वो रिटर्न फाइल करेगा। यही अगर उसकी इनकम जो है ये 70,000 ये वाले जो थे जो डिपॉजिट के हैं, मीन्स जो उसने 10 लाख रुपए का बैंक डिपॉजिट रखा हुआ था, उसकी वजह से उसको जो है 70,000 रुपए का जो है वो ब्याज मिला। इस 70,000 रुपए को मिला के उसकी इनकम मान लेते हैं 1 मिनट को 50 लाख रुपए बन जाती है। तो इस अमाउंट के ऊपर जो उसका टैक्स बनेगा, क्योंकि अब इनकम जो है वो 25 लाख रुपए से ऊपर है, तो उसका जो टैक्स रेट है वो 30% से भी, मतलब 30% प्लस सरचार्ज प्लस एडुकेशन सेस, ये सब मिला मिलू के जो है 1 मिनट को मान लेते हैं हम 30% आता है। तो इसको 10% ही टीडीएस जो है वो बैंक काट के देगा। बाकी 20% जो है ये अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करेगा, अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेगा, उस हिसाब से जमा जमा कराएगा। बट यस, एक इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स तो हो गई, और कुछ नहीं तो सरकार को पता तो चल गया कि तेरे को जो है 70,000 रुपए तो ब्याज की इनकम आई है। इस ब्याज की इनकम को मिला के तेरी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए बन गई है। तो 50 लाख रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर पूरा का पूरा। मीन्स इस 70,000 रुपए तो पे तो खाली 7,000 रुपए ही टैक्स मिला है, इसके ऊपर भी तो 14,000 रुपए टैक्स तूने और देना है। वो 14,000 इसका अलग से किसी ने नहीं निकालना, वो उसकी एग्रीगेट इनकम निकाल ली जाएगी कि अब कितनी बनी, विच आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन, वो 50 लाख रुपए बनी है। तो 50 लाख रुपए अगर उसकी एग्रीगेट इनकम बनी है तो उसकी एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी निकाली जाएगी। एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी में टीडीएस जो हुआ है, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, वो माइनस कर दिया जाएगा। जो भी उसने एडवांस टैक्स जमा कराया हुआ है वो भी माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बचेगी, जो वो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू जो है अपने आप असेस करने के बाद असेसमेंट ईयर में जमा कराएगा। मींस 1 अप्रैल और सब्सिक्वेंट 1 अप्रैल जो प्रीवियस ईयर का है
वहां से जब वो टैक्स जमा कराएगा तो उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहेंगे। उससे पहले वो अगर करा रहा है 31 मार्च तक वो टैक्स जमा करा रहा है साल के चलते चलते, तो उसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। तो टीडीएस ऑन सैलरी में मोटा मोटी बिल्कुल जैसे पिछली क्लास खत्म होते होते लास्ट में मैंने बताया था कि जो उसकी हर एक इंडिविजुअल की सैलरी की कंप्यूटेशन करता है एम्प्लॉयर जो है, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करके निकालता है कि तेरी जो है वो टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। तो वो एम्प्लॉय को एक मौका देता है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपने करनी है या जो चॉइस ऑफ इनकम है उसको आप चूज कर लीजिए। हर एक एम्प्लॉयर जो है वो चॉइस देता है कि आपको मीन्स अगर परक्विजिट्स में कुछ कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है तो वो पर्क्स चूज कर लो, मीन्स एचआरए दे रही है या रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रही है, दोनों में से जो सा लेना है चूज कर लो। आपको कार दे रही है या कार की जगह अदर अलाउंस चाहिए वो चूज कर लो। आप जो है आप मतलब अपनी सैलरी कंप्लीट हाथ में लेना पसंद करेंगे या आप नेशनल पेंशन सिस्टम में एनपीएस में जो है वो हमसे 10% पैसे कटवाना पसंद करेंगे, वो चूज कर लो। तो ये करने के बाद वो कंप्यूटेशन खुद करते हैं। जो कंप्यूटेशन में उसकी इनकम आ जाती है उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जितना नेट टैक्स पेबल बना, जैसे टैक्स पेबल अगर एक एम्प्लॉय का जो है वो 1,20,000 रुपए बना कि साल का 1,20,000 रुपए टैक्स आ रहा है, इंक्लूडिंग दी चार्जेस, इंक्लूडिंग दी एडुकेशन एंड हेल्थ सेस, ये सब मिला के 1,20,000 रुपए हाइपोथेटिकल एक अमाउंट बता रहे आता है। तो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से पहले दिन से टैक्स जो है वो जमा होना शुरू। मीन्स अप्रैल मई जून बीता, 1 जुलाई इंक्रीमेंट लगी, अब पता चला कि जो टैक्स लाइबिलिटी जो है उसकी 1,20,000 रुपए से बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई है, और जो जमा हुए हैं अभी तक वो 30,000 रुपए जमा हुए हैं। तो 30,000 रुपए जमा हो गए, 2 लाख जमा करने थे, उसमें से 30,000 जमा हो चुकी हैं। तो अब नेट टैक्स लाइबिलिटी एम्प्लॉय की बन गई, वो बन गई 1,70,000 रुपए। 2 लाख में से 30,000 ऑलरेडी जमा हो चुके हैं तो 170 रह गए। बचे हुए महीने कितने हैं, वो है अब 9। तो 1,70,000 को 9 से जो है भाग कर दिया जाएगा, और फिर जो 18-19 हजार रुपए महीने की लाइबिलिटी है टैक्स की, वो जमा कराएगा। मीन्स 1,70,000 डिवाइडेड बाई 9 जो है, जो अमाउंट बना आपका, दैट अमाउंट टर्न्स आउट टू बी 1,70,000 डिवाइडेड बाई 9, 18,890 रुपए मोटा माटी। 18,890 रुपए जो है वो हर महीने जो है एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय के कम हो जाएंगे उसकी सैलरी में से, और उस अमाउंट को जमा करा दिया जाएगा। इसमें एक दो प्रोविजंस हैं जो इंटरेस्टिंग हैं जिसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें जो है, एक तो आप एम्प्लॉयर जो है वो अपनी सैलरी इनकम के अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी डिक्लेयर कर सकता है। उसकी कोई बिजनेस इनकम हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो या कैपिटल गेन्स हो, कोई भी इनकम हो वो डिक्लेयर कर सकता है कि मेरी इतनी इनकम जो है वो एडिशनल आनी है, तो इस पे भी टैक्स काट लो। तो एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स काट सकता है कि हमने काट लिया जी आपका, तो एडिशनल इनकम पे भी टैक्स जो है वो कट जाएगा। बट जो इनकम डिक्लेयर करनी है, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो नेगेटिव इनकम भी डिक्लेयर कर सकता है। बाकी सारे हेड्स के अंदर उसको पॉजिटिव इनकम ही डिक्लेयर करनी है। बाकी किसी और इनकम का नेगेटिव मींस बाकी किसी और हेड की इनकम नेगेटिव जो है लॉसेस वाली इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकता। मेरे को वो नहीं बता सकते कि मेरे को प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस साल 3 लाख का घाटा पड़ चुका है या पड़ने वाला है, तो इस वजह से जो मेरी आज की इनकम जो बनी है सैलरी की उसमें से 3 लाख कम करके आप टीडीएस काटो। वो एम्प्लॉयर नहीं सुन सकता, उसको मना है बिल्कुल। उसको जो नेगेटिव इनकम लेनी है वो एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की ही लेनी है किसी एम्प्लॉय की, उसके अलावा और कोई नेगेटिव इनकम नहीं लेनी है। और नेगेटिव इनकम की लिमिट कितनी होगी बच्चे एक एम्प्लॉय की हाउस प्रॉपर्टी से? 2 लाख। 2 लाख मीन्स एक नेगेटिव इनकम जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए हो सकती है। 2 लाख रुपए से ऊपर नेगेटिव इनकम एक इंडिविजुअल को अलाउड ही नहीं है। ठीक है जी, जो 2 लाख से ऊपर की नेगेटिव इनकम है दैट इनकम इज कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 8 साल है जिसके लिए कर सकते हैं, और वो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही एडजस्ट होनी है और उसको और किसी पॉजिटिव इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते।
दिस पॉइंट इज क्लियर गाइस। अब दूसरा जो है इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और हो जाता है, वो है परक्विजिट्स जो है। अगर आपको याद हो कि परक्विजिट्स अगर टैक्सेबल परक्विजिट्स है, मींस अगर आपके पर्क्स टैक्सेबल हैं, तो सैलरी जैसा ही केस हो गया कि एम्प्लॉय की सैलरी जितनी भी है उसमें पर्क्स भी जुड़े हुए हैं, तो पर्क्स मिला के सैलरी है। बट एक एम्प्लॉयर को एक रिकॉल करो, एक बेनिफिट दिया था, बेनिफिट ऑफ डाउट या बेनिफिट दोनों ही कह सकते हो इसको। एक बेनिफिट दिया था कि अगर आप जो है एम्प्लॉय को टैक्स फ्री परक्विजिट देते हो, मीन्स आप एक ऐसा पर्क दे रहे हो जिसके ऊपर टैक्स जो है आप चार्ज नहीं कर रहे हो, तो यू कैन गिव, आपको अलाउड है वो देना। मीन्स यू कैन गिव एन एम्प्लॉय अ टैक्स फ्री पर्क। आप टैक्स फ्री सैलरी नाम से कुछ नहीं दे सकते हो। अगर किसी एम्प्लॉय को आप कहते हो कि मैं तेरे को साल की 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री सैलरी दे रहा हूँ या 15 लाख रुपए की टैक्स फ्री सैलरी दे रहा हूँ, 15 लाख की टैक्स फ्री सैलरी का मतलब हो गया कि आप कायदे से उसको जो है वो 19 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हो। 19 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर 4 लाख रुपए टैक्स बन जाता है। आपने उसके हाथ में 15 लाख रुपए उसको टैक्स फ्री कह के दिया है, मगर कायदे से आप उसको जो सैलरी दे रहे हो दैट इज 19 lakhs। मींस फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस ही विल हैव टू डिक्लेयर हिज सैलरी एज 19 lakhs, जिस पे 4 लाख रुपए जो है वो इनकम टैक्स की टीडीएस की डिडक्शन करी है और एम्प्लॉयर ने वो टीडीएस जमा करा दिया है, तो उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 19 लाख रुपए होगी। ये 19 लाख और 15 लाख दोनों अमाउंट में हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, बिना किसी कैलकुलेशन के ले रहा हूँ। 19 की जगह वो 20 भी आ सकती है। अब ये 19-20 लाख रुपए वाली जो सैलरी है ये ग्रॉस सैलरी होगी। बट ऐसे में अगर एम्प्लॉयर कहता है कि मैं तेरे को एक हाउस जो है वो रहने को दे रहा हूँ, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बिना किसी रेंट के, बिना किसी चीज के तेरे को एक रेंट घर दे देता हूँ, तो ये एक परक्विजिट हुआ। अब इस परक्विजिट को वो डिक्लेयर करता है कि इट विल बी टैक्स फ्री, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, दिस विल नॉट बी एडेड टू योर सैलरी। तो कायदे से तो रेंट फ्री एकोमोडेशन को भी हम ऐड करते हैं सैलरी में, बट अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि ये आपकी टैक्सेबल सैलरी में ना जुड़े, तो गवर्नमेंट अलाउ करती है, वो परमिट करती है कि ठीक है नहीं चलाएंगे यार, तू कह रहा है हम नहीं चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी इसकी टैक्सेबल लाइबिलिटी बनेगी, जो भी इस अमाउंट की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जो आपने टैक्स फ्री हाउस दिया है, इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू बनती है हाइपोथेटिकली टॉकिंग, वो 12 लाख रुपए बन जाती है कि 12 लाख रुपए का कायदे से आपने उसको परक्विजिट दे दिया है। 1 लाख रुपए महीने वाला घर जो है उसको दे दिया है रहने के लिए, कि इसकी टैक्सेबल वैल्यू 12 लाख रुपए बन जाती है। अब इस 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है, जो भी उसकी टोटल इनकम बन गई, 12 लाख का तो घर ही दे दिया, 20 लाख रुपए उसको आप सैलरी भी दे रहे थे, तो 20 और 12 32 लाख रुपए जो है वो टोटल सैलरी हो जाएगी। 20 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स बना, जो पहले 20 लाख जो एम्प्लॉय के हाथ में गए हुए हैं, उस 20 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स काटना है वो तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है ही है। इस 12 लाख रुपए के ऊपर भी जो टैक्स है ये एम्प्लॉयर ने ही देना है। जो पहले 20 लाख के ऊपर जो टैक्स दिया था दैट वाज ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। जो नेक्स्ट 12 लाख रुपए जो है, जो टैक्स फ्री परक्विजिट के रूप में दे रहा है, वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से दे रहा है, सिर्फ इतना सा कहना है। और जो वो अपनी जेब से दे रहा है इसकी उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मीन्स जो एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है एम्प्लॉयर का, ये उस एक्सपेंस में रिड्यूस भी नहीं करेगा। सैलरी वो एक्सपेंडिचर में रिड्यूस करता है, मींस ग्रॉस सैलरी रिड्यूस कर देता है, तो यानी कि जो टैक्स जमा कराया वो बाय डिफॉल्ट रिड्यूस हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो सैलरी दी है वो 20 लाख रुपए दी है। 20 लाख में से 15 लाख तो एम्प्लॉय को दे दिए, 5 लाख रुपए जो है वो सरकार को जमा करा दिए टीडीएस के, तो पूरे 20 लाख की वो डिडक्शन ले लेता था। बट जो घर दिया है 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए के घर के ऊपर मान लो 5 लाख रुपए टैक्स और बनता था, तो एम्प्लॉयर की जो टोटल कॉस्ट ऑफ गिविंग दी रेंट फ्री एकोमोडेशन, मींस रेंट फ्री एकोमोडेशन हाउस एंड नॉट एज ए टैक्सेबल परक्विजिट, बल्कि टैक्स फ्री परक्विजिट है, वो उसकी 17 लाख रुपए बनती है। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एम्प्लॉयर है वो खाली 12 लाख रुपए की ही डिडक्शन लेगा, 5 लाख रुपए की डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है एक ईसॉप वाला। ईसॉप
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, मींस शेयर्स होते हैं बेसिकली, जो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को दे रहा है। ईसॉप्स अब हर एक कंपनी दे सकती है, कुछ ऐसा नहीं है कि इट हैज टू बी गिवन ओनली बाय अ कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। ज्यादातर फैशन स्टार्टअप्स में है, बट स्टार्टअप के अलावा भी जो कंपनी है, कोई भी कंपनी XYZ, वो ईसॉप दे सकती है। तो ये जो प्रोविजन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है, मींस दिस इज बेसिकली फॉर स्टार्टअप्स। तो ईसॉप में टैक्सेबिलिटी कैसे आती है? ईसॉप का मतलब समझते हो बच्चे आप लोग? से हम एक स्टार्टअप खोलते हैं, आप अभी इस टाइम क्लास में कितने बच्चे हो? यू आर लाइक 1 2 3 4 5, 5 6 बच्चे हो मान लो, तो हम 6 7 बच्चे, 6 7 बंदे मिलके एक स्टार्टअप खोल लेते हैं। एक कोई भी बिजनेस जो है वो शुरू कर लेते हैं, विच इज लाइक नेवर थॉट ऑफ बिफोर। पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा बिजनेस कुछ होता है, अब हमने बनाया तो बन गया। लाइक हॉस्पिटल सर्विसेज, जो डोमिसिलरी हॉस्पिटल सर्विसेज, मीन्स जब एक पेशेंट जो है वो उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद उसके कई सारे डायग्नोस्टिक्स होते हैं जो डेली बेसिस पे करने होते हैं उसके। वो डायग्नोस्टिक्स डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करते हैं। हम एक ऐसी सर्विसेज बोल रहे हैं, हमने कनेक्ट करा हुआ है कि हॉस्पिटल से बंदा छुट्टी पर जाएगा तो वो हमारी सर्विसेज ले लेगा। वो सर्विसेज हम उसको जो है वो 1 महीने के लिए जो है वो 200 रुपए रोज के हिसाब से दे देंगे। कुछ ऐसी सर्विसेज हमने एग्री कर ली है उसको देने की, और वो हमको 6,000 रुपये महीने के देगा। जितने पेशेंट रिलीज होते हैं लोकल हॉस्पिटल से, वो 6,000 रुपये महीने में हमारी सर्विसेज ले लेते हैं, और हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है, जिससे हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। हम सातों मिलकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। ये एक बिजनेस हमने सोचा है, और ये बिजनेस हम अब करने लगे हैं, तो अब हमको इसमें प्रॉफिट नजर आने लगा है। जब प्रॉफिट नजर आने लगा तो सैलरी तो हम 6 6 7 7 लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 50 50 हजार या 1 1 लाख रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं, और काम जी तोड़ मेहनत वाला है। तो हमने कहा है कि यार हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, हमारी कंपनी रोज तरक्की कर रही है, तो हमारी जो मतलब कंपनी, अगर हम अपनी कंपनी को बेच देते हैं ना, तो आज जिसकी कीमत जो है वो कुल 10 लाख रुपए की बनी है, अगर हम 2 साल बाद बेचने की बात करते हैं तो ये 10 लाख रुपए वाली कंपनी 10 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो इस 10 करोड़ की कंपनी से फायदा हम सातों को ही होना चाहिए। तो हम आपस में जो है एक एक शेयर्स जो है वो शेयर्स ना होके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो है वो इशू कर देते हैं एक एक हर एक बंदे को, कि ये ले 1 लाख रुपए शेयर, 1 लाख शेयर्स तेरे हो जाएंगे, एक तेरे हो जाएंगे। सातों ने जो है वो 7 लाख शेयर आपस में बांट ली है। 7 लाख शेयर जो आपस में बांटे हैं, दैट इज 70% ऑफ द कैपिटल। तो सबकी जो है कीमत 1 1 लाख रुपए है आज की डेट में, क्योंकि हमारी कंपनी की कीमत ही 10 लाख है। तो हम में से जो सबसे बड़ा है XYZ, उसकी उसके पास 3 लाख रुपए के एक शेयर है, और 1 1 लाख जो है एज एन एम्प्लॉय सबके पास शेयर। तो ये तो जो है वो एक तरीका है। अब 2 साल बाद हमको ऑप्शन दी गई है कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करके ई सॉफ्ट को शेयर्स पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये 2 साल बाद कन्वर्ट कर सकते हो। 2 साल पहले जो है वो कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। 2 साल मेहनत करते रहोगे, तब ये जो ऑप्शन जो तुमको दी गई है ये कन्वर्टेबल होएगी, ये तब उससे पहले नहीं होएगी। 2 साल बाद दो कारण, दो रीजन हो सकते, दो जगह पे कंपनी हो सकती है। एक तो कंपनी है वो ऐसी जगह पर है कि बस वही दाल रोटी चल रही है, वही 1 लाख रुपए महीने के काम चल रहा है, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है, बस उससे काम चल रहा है। तो 7 में से 4 या 5 तो छोड़ ही जाएंगे कि यार दफा करे, पता नहीं क्या कुत्ता काम लगा दिया, तो वो छोड़ छाड़ के चले गए। तो ई सॉप्स जो दिए हुए थे वो मिट्टी हो गए। उनकी कोई वो ऑप्शन थी ना, वो कोई राइट तो था नहीं कि करना ही या ड्यूटी तो थी नहीं। वो तो चॉइस थी, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तो उन्होंने चॉइस एक्सरसाइज ही नहीं करी, वो छोड़ गए। 1 साल में कोई छोड़ गया, कोई 6 महीने में कोई छोड़ गया, कोई 1.5 साल में छोड़ गया। 2 साल बाद अचानक से पता चला कि वो काम जो है वो चल निकला। मतलब आप ये दूसरा एपिसोड है, पहला एपिसोड खत्म हो गया, हम भूल गए उसको। दूसरा एपिसोड जो है वो दिख रहा है कि 2 साल बाद वो काम जो है वो चल गया हमारे कनेक्ट में। पूरे के पूरे पंजाब के सारे हॉस्पिटल जितने हैं वो आ गए, हम सबको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सर्विसेज हमने पहले सोची थी, नंगल में सोची थी या पटियाला में सोची थी, वही अब सर्विसेज अक्रॉस पंजाब प्रोवाइड हो रही है। और हमें दिख रहा है कि अब ये पंजाब के बाद
अगला नंबर पूरे के पूरे हरियाणा, पूरे हिमाचल, पूरे राजस्थान का लगने वाला है। तो हमने उसके बेसिस पे फंडिंग भी ले ली। जब हम फंडिंग लेने पहुंचे तो पता चला कि हमारे को फंडिंग मिल रही है, एक हमको जो है कोई बड़ा धन्ना सेठ मिल गया जो कह रहा है कि भाई साहब आप जो है मेरे से 20 करोड़ रुपए ले लो, 20 करोड़ रुपए के बदले में मेरे को 50% शेयर होल्डिंग दे दो। जैसे ही उसने आपको ये चीज कही कि 20 करोड़ रुपए मैं आपको लगाता हूँ और 50% की शेयर होल्डिंग देता हूँ, उसका मतलब आपकी कंपनी की वैल्यू अब कितनी हो गई है? हेलो, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू 40 गाइस। करोड़ 40 करोड़ की कंपनी हो गई बैठे बैठे। 40 करोड़ की कंपनी होगी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शेयर ਸੀ 70% पहले। नाउ यू दैट 70% शेयर्स नाउ बिकम हाउ many? दैट बिकम्स 35%, क्योंकि आपने आधी कंपनी तो जो है उसको बेच दी 20 करोड़ रुपए में। आपके जो शेयर्स थे, जो 70% थे, वो अचानक से 35% रह गए। बट वो 35% शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 14 करोड़। यस सर। आर यू देयर विद मी? 14 करोड़ की वैल्यू समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? 14 करोड़ की वैल्यू हो गई। जो शेयर आपको 1 लाख रुपए में मिला था वो अब 2 करोड़ रुपए का हो गया है। मतलब 14 करोड़ तो सबके मिला के हुए ना, सातों के। तो 7 लाख जो है वो 14 करोड़ बन गए, यानी कि 1 लाख जो है वो 2 करोड़ रुपए बन गए हैं। अब आपको कहा गया कि आप अपनी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हो कि हाँ जी ऑप्शन एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब अब आप कहोगे कि अब ये मेरी ऑप्शंस जो है ये मेरे शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। वो जैसे ही शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, जो ईसॉप्स थे, उनको जैसे ही आप एक्सरसाइज करके शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, वो इमीडिएटली ऐसे माना जाता है जैसे कंपनी ने आपको सैलरी दे दी है। आपको इमीडिएटली ऐसे लगेगा, मींस अगर ये ऑप्शंस आपको फ्री में कन्वर्ट करने को दिया गया है कि आप 2 साल बाद इसको फ्री में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कंपनी ने आपको जब पहले बार दिए थे तो 1 लाख रुपए की शेयर की वैल्यूएशन दी थी, वो 1 लाख फ्री में दिया हुआ था। तब आपको कोई टैक्स नहीं लगा था। दैट वॉज जस्ट एन ऑप्शन। आप उसको एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे वो आपकी प्रॉब्लम थी, आपकी मर्जी थी। आपने एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज किस वैल्यू पे करी? जब उसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो 2 करोड़ की वैल्यूएशन जैसे ही दिखी आपको, आपने उसको एक्सरसाइज करके शेयर में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने शेयर में कन्वर्ट करा तो ये माना जाएगा कि आपको उसी टाइम पे 2 करोड़ रुपए की सैलरी दे दी गई। अब जब 2 करोड़ रुपए की सैलरी आपको दे दी गई है तो उस केस में 2 करोड़ रुपए की सैलरी के ऊपर आपका टैक्स बना दिया जाएगा कि 2 करोड़ की सैलरी के ऊपर बता भाई कितना टैक्स बनता है। तो 2 करोड़ रुपए की सैलरी के ऊपर जो टैक्स बना वो मोटा माटी 80 लाख रुपए बन गया या 70 लाख रुपए बन गया कि 70 लाख रुपए टैक्स देना है। अब आपको जो 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेकर अभी भी काम कर रहा है, उसको शेयर्स तो मिल गए 2 करोड़ रुपए के, और वो शेयर्स मिले हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू अभी 2 करोड़ रुपए को स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड है नहीं। वो तो अभी सिर्फ वैसे दिख रहा है कि वैल्यूएशन में 2 करोड़ के हो गए हैं। अब उसको 2 करोड़ रुपए की सैलरी दिखा के उसको कहोगे कि तू जो है मेरे को अब 70 लाख रुपए टैक्स दे दे, या इस कंपनी को, मेरे जो हमने कंपनी 7 बंदों ने मिलकर बनाई हुई है, उसको कहेंगे कि इसके ऊपर टीडीएस काट दे, क्योंकि तूने 2 करोड़ रुपए इसको तनख्वाह दिया तो 70 लाख रुपए का इसके टीडीएस काट के जमा करा दे। मैं टीडीएस कहां से दूंगा? मींस एज ए कंपनी मैं तो टीडीएस में ही बर्बाद हो जाऊंगा। 70 मतलब इस 14 करोड़ रुपए के ऊपर टीडीएस जो मेरे को देना पड़ेगा, विच विल बी अराउंड 40% और 30%। तो 14 करोड़ इंटू 3, 4.25 करोड़ रुपए का टीडीएस देते देते मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जो आपके बेसिकली स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनी, जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे, वैसी एक स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप कंपनी कौन सी होती है? वो यहाँ पर डिफाइन करी गई है कि इफ इट इज अ स्टार्टअप एलिजिबल सेक्शन 80 IAC। तो हमको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो सिर्फ यही आएगा कि इट इज अ स्टार्टअप और इट इज नॉट अ स्टार्टअप। इफ इट इज नॉट अ स्टार्टअप तो वो टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को दिखाएगा कि तेरी भाई इतना तूने जो है, इतने के तेरे को शेयर मैंने दिए, इतनी तेरी अकॉर्डिंगली इनकम हो जाती है, उस इनकम के ऊपर ये जो टीडीएस है मैं जमा करा रहा हूं। अगर वो स्टार्टअप नहीं है, बट अगर वो स्टार्टअप है, इफ द कंपनी इज एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80 IAC, which this point only is important from examination point of view कि एलिजिबल स्टार्टअप है,
तो एलिजिबल स्टार्टअप है तो उस केस में टीडीएस जो जमा कराने की डेट आएगी वो 48 महीने बाद आएगी, मींस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मींस असेसमेंट ईयर के एंड के 48 मंथ्स बाद, जो भी असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसके 4 साल बाद जो असेसमेंट ईयर आएगा तब आपको टीडीएस जमा कराना है। 4 साल तक आपको टीडीएस जमा कराने की कोई चिंता नहीं। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। मींस अगर आप जो है वो स्टार्टअप कंपनी है तो ईसॉप की एक्सरसाइज होने के बाद, ईसॉप जो एक्सरसाइज हो जाएंगे, मींस टैक्स जमा कब होता है, बेसिकली द टैक्सेशन ऑन ईसॉप्स इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है द टैक्स ऑन परक्विजिट एज इनकम फ्रॉम सैलरी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कब हुई, जब आपने कहा कि हाँ जी मैं ये शेयर लेता हूँ, जो मेरा ईसॉप है इसको मैं शेयर में कन्वर्ट करता हूँ। जब आपने ये कन्वर्ट करा और आप अगर स्टार्टअप है तो आपकी टीडीएस की लाइबिलिटी जो है वो 4 साल बाद एराइज होगी। लाइकवाइज आपकी इनकम की लाइबिलिटी भी 4 साल बाद ही एराइज होगी। एम्प्लॉय को जो इनकम है वो भी 4 साल बाद टैक्स लगना है और जो टीडीएस कटना है वो भी 4 साल असेसमेंट ईयर के चौथे असेसमेंट ईयर के बाद कटना है। और दूसरा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कब एराइज होती है, जब आपने जो शेयर एक्सरसाइज कर लिए अपने, अब आपने ऑप्शंस को जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है, जब आप उस शेयर को बेचोगे, मीन्स जैसे अब आपने जो है ये मान लीजिए कि जो आपके पास 1 लाख रुपए की ऑप्शन थी, वो 1 लाख रुपए वाली ऑप्शन को जो आपने जब 2 करोड़ रुपए में जो है एक्सरसाइज कर लिया कि हाँ जी अब आपके ये शेयर 2 करोड़ रुपए हो गए, और 1 साल आपने और अभी अपने पास रखे, तो पता चले कि ये जो 2 करोड़ वाले शेयर हैं अगली राउंड फंडिंग का आया या अगला जो है वो पब्लिक होगी कंपनी, पब्लिक ऑफर आ गई, उस पर आईपीओ निकल आया, तो उस टाइम ये शेयर जो है जो 2 करोड़ वाले थे ये 3 करोड़ के हो गए। तो जो 2 करोड़ रुपए से 3 करोड़ की जर्नी जो होगी, जो 1 करोड़ रुपए का तब प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा। पहला वाला जो 2 करोड़ रुपए वाला प्रॉफिट था वो सैलरी के अंदर आएगा। उसके बाद 2 करोड़ रुपए के ऊपर जितना भी बढ़ेगा, जितना भी गेन होगा, दैट विल बी कैपिटल गेन्स। अगर वो माइनस हो गया तो वो कैपिटल लॉस है, अगर वो गेन हो गया तो वो कैपिटल गेन्स है। तो टीडीएस ऑन ईसॉप समझ में आ गया। इसमें जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें मिल रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमें 48 मंथ्स का डिले मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास कैश ही नहीं है टीडीएस जमा कराने के लिए, क्योंकि वो तो स्टार्टअप है ना। एम्प्लॉय के पास कोई टैक्स जमा कराने के लिए पैसे हैं, ना एम्प्लॉयर के पास कोई टीडीएस जमा कराने के लिए पैसे हैं, तो किस बात का टीडीएस दें, कहां से दें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है आप ऐसे करो, आप अगली फ्लिपकार्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप काम करते हैं। राइट गाइस, चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट जो है वो टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। अगर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड है तो उसके ऊपर, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के ऊपर टैक्स कब कटता है बच्चे? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में टैक्स तब कटता है जो आरपीएफ होता है, अगर एम्प्लॉय जो है वो नौकरी 5 साल की सर्विस से पहले छोड़ देता है। अगर उसने 5 साल सर्विस नहीं करी और नौकरी छोड़ दी तो एम्प्लॉयर जो है फिर वो इंश्योर करता है कि वो एम्प्लॉय को जब प्रोविडेंट फंड के पैसे रिलीज करवाएगा ईपीएफ से, जब वो ट्रिगर गो अहेड देगा कि हाँ जी इसके पैसे दे दो, या अगर आरपीएफ जो है उसका अपना ट्रस्ट के थ्रू ही है, तो वो जब पैसे उनको देगा प्रोविडेंट फंड के, तो वो टीडीएस काट के देगा उसको, वो मेक श्योर करेगा कि इसके ऊपर टैक्स लगे। वो टैक्स किस किस केस में नहीं लगता, एक तो जो है वो तब नहीं लगता कि अगर उसकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो गई। अगर 5 साल से पहले छोड़ दिया है तो टैक्स लगेगा। 5 साल से कम में छोड़ने पर टैक्स कब नहीं लगेगा, वो तब नहीं लगेगा जब एम्प्लॉय जो है वो कहीं गलती से इनकैपेसिटेट हो गया, टर्मिनली बीमार हो गया बेचारा, इल मतलब कोई हैंडीकैप हो गया या इल हो गया है, नौकरी करने लायक ही नहीं बचा है, तो भी नहीं काटते टीडीएस। मींस उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे छोड़ देते हैं कि ठीक है इफ योर हेल्थ हैज फॉलन, कि अब तो आप जॉब कर ही नहीं सकते और आपकी सर्विस पहले भी 5 साल की है तो कोई बात नहीं, टीडीएस फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल मानी ही नहीं जाएगी। दूसरा कब नहीं काटते हैं, अगर एम्प्लॉयर ही जो है वो इनकैपेसिटेट हो गया टू रन द बिजनेस,
मींस एम्प्लॉयर की दुकान ही बंद हो गई है, उसका बिजनेस ही खत्म हो गया है। एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं थी नौकरी छोड़ने के लिए, एम्प्लॉय को तो रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि एम्प्लॉयर ही इनकैपेसिटेट हो गया है, उसका बिजनेस ही बंद हो गया है। तो भी जो है एम्प्लॉय का टीडीएस नहीं काटा जाता है। अगर एम्प्लॉय जो है वो 5 साल से पहले नौकरी छोड़ देता है, मगर छोड़ने के बाद कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है और अपना जो अमाउंट है प्रोविडेंट फंड का वो इस एक्स कंपनी से वाई कंपनी जिसमें वो गया है वहां पर उसे ट्रांसफर करवा लेता है, तो उस केस में भी जो है वो टीडीएस नहीं कटेगा। उस केस में भी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो टैक्सेबल ऐड नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉय को कुछ मिला ही नहीं, पैसे तो उसके प्रोविडेंट फंड में भी है, पहले भी थे, अभी भी प्रोविडेंट फंड में चले गए हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक टीडीएस तब नहीं काटते हैं जब जो अमाउंट जो है जो ट्रांसफर जो अगर कैश करवाता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई जो है वो प्रोविडेंट फंड छुड़वाता है अपना कि मेरा पैसे दे दो, और वो अमाउंट 50,000 रुपए से कम होता है, वेयर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट टू द पेई इज लेस देन 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से कम है, इसलिए भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। ये 50,000 कम होने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि उसके एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये सिर्फ जो है टीडीएस का क्लॉज हम पढ़ रहे हैं कि 50,000 रुपए से कम था तो इसलिए टीडीएस नहीं काटा है। और जो टीडीएस कटेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। 10% के हिसाब से कब कटेगा? अगर एम्प्लॉय जो है वो अपना पैन डाइवर्ज करता है, अपना पैन बताता है कि मेरा पैन अकाउंट ये है, परमानेंट अकाउंट नंबर ये है। अगर वो परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताता है तो उस केस में जो टीडीएस कटेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 20% इंस्टेड। अगर वो पैन नंबर डाइवर्ज नहीं करता है तो फिर वो 20% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अपना टीडीएस जो है वो नॉर्मल रेट से कटाने के लिए आपको मेक श्योर करना है एसएससी को कि अपना जो पैन है वो सबसे पहले अपडेट कराए, क्योंकि अगर पैन अपडेट नहीं होता तो नॉर्मली टीडीएस जो है वो सीधा सीधा डबल रेट से कटना शुरू हो जाता है, कुछ एक केसेस में तो डबल से भी ज्यादा कटता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मींस अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज मींस किसी कंपनी के डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उसके ऊपर जो है वो टीडीएस नॉर्मली 10% के रेट से कट जाता है। अब आपके पास सिक्योरिटीज जो हैं इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के ऊपर टैक्स नहीं कटता एनी इंटरेस्ट। ये इन द फॉलोइंग केसेस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, यहाँ पे टैक्स जो है वो काटने की जरूरत नहीं होती है। मींस अगर आपका इस केस में जो पहला वाला केस है इसमें इट डज द अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹5,000, अगर 5,000 एक्सीड नहीं कर रहा है तभी वो नहीं कटता है नॉर्मली, अदरवाइज तो वो कट ही रहा है। अगर आप डिवेंचर्स हैं, ये सारी पांचों क्लॉजेस जो है एक साथ मैच होने चाहिए हैं तब होता है। अगर 5,000 रुपए से ऊपर का है अमाउंट तो आपका टीडीएस जो है वो कटेगा इररिस्पेक्टिव ये है या नहीं है, तो 5,000 वाला याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज अगर आपके पास है तो भी टीडीएस नहीं कटता है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में आप लोग नॉर्मली डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हो, अब करना शुरू कर दिया है और आप फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ भी बढ़ रहे हो, तो हो सकता है फ्यूचर में आप कभी करो, आपकी उम्र जब 40-50 के आसपास हो जाती है तब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो जब आपको सेफ्टी चाहिए होती है। इतना याद रखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं करता है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं करता है, मगर वहां पर भी जो टीडीएस है वो बाकी चीजों पे कटता है, जैसे टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेबल ऑन 8% बॉन्ड्स पे कटेगा, फिर फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पे कटेगा 2020 वाले, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जिसपे कटेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज पे नहीं कटेगा और कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कटे। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में 0.001% इंडियंस इंडिविजुअल्स होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। हम करते हैं इन्वेस्ट बट वी इन्वेस्टेड थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स में टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल होता है, वहां पे वो कट जाता है, उसमें कुछ नहीं रोकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद जो आपका मींस जो याद करने वाला पॉइंट यही है कि अगर गवर्नमेंट आप सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, मींस जो भी इंटरेस्ट पेबल होगा उसके ऊपर 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। लाइक रेट ऑफ टीडीएस इज गोइंग टू बी 10%, नो सरचार्ज, नो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सीधा सीधा 10% के हिसाब से टीडीएस
कटेगा इफ इट इज सिक्योरिटीज। लाइकवाइज टीडीएस ऑन डिविडेंड्स कटेगा। और ये जो अमाउंट याद रखना है वो कौन सा है कि अगर 5,000 रुपए से ऊपर के इंटरेस्ट आ रहा है तो ये कटना है। वैसे ही डिविडेंड का है कि 5,000 रुपए से ऊपर का डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड के ऊपर भी 10% के हिसाब से टैक्स कटेगा। हाँ, डिविडेंड अगर इंश्योरेंस कंपनी को पे हो रहा है तो टैक्स नहीं कटेगा। डिविडेंड अगर किसी बिजनेस ट्रस्ट को पे हो रहा है तो वहां पे भी बिना टीडीएस के जाएगा, अदरवाइज डिविडेंड कटना है। The dividend is paid by a company by if the dividend is paid by a company by any mode other than cash। कैश की अलावा जो डिविडेंड दिया जाता है वो किस रूप में दिया जाता है? वो नॉर्मली बोनस शेयर्स के रूप में दिया जाता है। तो बोनस शेयर्स के रूप में जब डिविडेंड दिया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं कटता है। उसको हम डिविडेंड कहते भी नहीं है, उसको हम बोनस शेयर्स कहते हैं। तो बोनस शेयर्स के ऊपर टीडीएस नहीं कटता। एंड दिस टीडीएस इज अगेन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है जी। अब ये जो आपके जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज थी या जो डिविडेंड है, इन दोनों ही केसेस में आपको अगर लगता है एज ए रिसिपिएंट ऑफ इनकम कि आपकी इनकम जो है वो लायबल टू टैक्स है ही नहीं, आपकी इनकम कम है। जैसे आज की डेट में अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से कम आ रही है तो ये टीडीएस क्यों काट रहे हैं? हमारा मेरा टीडीएस काटते हैं, फिर मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूँ, फिर मैं ये इस इनकम टैक्स का रिफंड लेता हूँ। ये क्यों उल्टा पुल्टा काम करते हैं? तो जिस किसी ने आपको इनकम प्रोवाइड करनी है उसको जो है आप एक डिक्लेरेशन देंगे इन फॉर्म 15G इन डुप्लीकेट। ये ये एसएससी जो है ये पेयर को देगा जिसने आपको इनकम दी है। मींस ये एसएससी जो है ये आप होंगे, पेयर जो है वो जिसके आपने डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं वो वाली कंपनी हो सकती है, जिस कंपनी के आपने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, चाहे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स लिए हुए हैं और उनके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हो सकती है। आप उनको 15G में ये डिक्लेरेशन देंगे। Likewise, you are going to give a declaration for dividend also to the public limited company जिससे आपको डिविडेंड मिल रहा है। आपने इन्फोसिस के शेयर खरीदे हुए हैं, आपके पास इन्फोसिस के 1000 शेयर हैं। 1000 शेयर पे इन्फोसिस का मतलब होता है करीब करीब 50,000 रुपए डिविडेंड आपको साल का मिलना है। तो आप जो है उनको एक 15G फॉर्म डुप्लीकेट में भर के दे दीजिए कि भाई मेरे को जो डिविडेंड तो देगा इसके ऊपर टीडीएस मत काटियो, क्योंकि मेरी जो इनकम है ये जो मेरा टैक्स स्लैब बनेगा दैट विल बी दैट टैक्स स्लैब जिसके ऊपर सारी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। सो प्लीज डोंट डिडक्ट माय टैक्स। तो वो आपका टैक्स नहीं काटेगा। 15G के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेरा टीडीएस जो है वो खाली 5% रेट पे काटना, क्योंकि मैं खाली 5% टैक्स स्लैब में आता हूँ। मेरे को 10% आप टीडीएस मत काटना क्योंकि मेरे पास 10% का इनकम आता ही नहीं है, इनकम टैक्स ही नहीं लगता। तो वो आपका 15G के हिसाब से 5% टैक्स काट लेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। 15G क्या है चीज? तो ये 15G इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, 15G जो है ये डिविडेंड में हो गया, ये 15G जो है ये आपकी टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज में भी काम आएगी। तो ये 15G जो है ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपने कभी सुना हो आपके पेरेंट्स भी जो हैं वो बैंक जाते हैं तो 15G भर के आते हैं कि हमारा टीडीएस मत काटना भाई। बैंक वाले भी जो है वो टीडीएस काट लेते हैं। तो ये बैंक वाला टीडीएस जो है ये अब बढ़ने लगे हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 194A। ये 194A जो है ये बैंक वाला टीडीएस है। Following persons are responsible to deduct tax at source on interest other than following persons are responsible to deduct tax at source on interest other than interest on securities to resident person। Means ये एक्चुअली जो इंटरेस्ट देना है, मीन्स इट्स समथिंग लाइक आप मेरे मैं आपसे जो है 10 लाख रुपए ब्याज पे ले लेता हूँ कि भाई दे जरा 10 लाख रुपए चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपने मेरे को दे दिया कि ये लो जी 10 लाख रुपए ले लो। 10 लाख रुपए मैं आपसे फ्री में नहीं ले रहा हूँ, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। साल साल का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया करूंगा 10 लाख के ऊपर। बट जो 10 लाख रुपए जब मैं आपसे लेने के बाद आपको इंटरेस्ट दूंगा तो इसके ऊपर जो है मैं 1 लाख रुपए जो ब्याज दे रहा हूं, इस 1 लाख रुपए के ब्याज के ऊपर कायदे से मेरा टैक्स काटना बनता है या नहीं बनता, ये चीज डिसाइड कर रहे हैं अब हम। तो ये फॉलोइंग पर्संस आर रिस्पॉन्सिबल टू टैक्स
जो डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तुमने कहा कि मैं टैक्स काटूंगा या नहीं काटूंगा, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने आपको ब्याज दिया है, तो ये सबसे पहले जो है वो आ गया कि फॉलोइंग पर्संस आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स at source on interest other than on securities to a resident person, any person other than individual or Hindu undivided family। तो सारे persons जो है वो they are basically to deduct TDS, हर एक बंदा except other than individual or Hindu undivided family। अदर पर्संस कौन से हो गए? अदर पर्संस फर्म हो गई, अदर पर्संस में एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गई, कंपनी हो गई, बाकी सारे के सारे आ गए। इंडिविजुअल्स और हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को निकाल दिया कि भाई तुम कितना भी ब्याज जो है दे लो, तुम्हें टीडीएस काटने की जरूरत, तुम किसी को ब्याज दोगे तो बिना टीडीएस काटे दोगे। दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज any person other than Hindu individual or Hindu undivided family is responsible to deduct tax at source on interest other than interest on securities to a resident person। अगर मैं resident person को TDS मैं टैक्स इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरे को TDS काटने की जरूरत नहीं है। ये पहली क्लॉज में उसने सारे पर्संस को इंक्लूड कर दिया, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को निकाल दिया। दूसरे क्लॉज में उसने इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को भी जोड़ लिया है। उसने साथ में कह दिया कि एन इंडिविजुअल और एचयूएफ whose total sales, gross receipts or turnover from the business or profession carried on by him exceeds rupees 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such interest is credited or paid। मैं जैसे अब जो है ये काम कर रहा हूँ 2025-26 में, अगर मेरी टर्नओवर 2024-25 की 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, या मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, एक प्रोफेशन में हूं, मेरी जो रिसीट्स हैं अपने क्लाइंट्स से वो 50 लाख रुपए से ऊपर की हैं, दोनों ही केसेस में मेरे को अगर किसी को ब्याज के पैसे देने हैं और वो टीडीएस काट के देने हैं, बिना टीडीएस काटे नहीं दे। जिस पहले क्लॉज में मेरे को वो एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो बाहर कर दिया गया था, दूसरे क्लॉज में उसने उस इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी अंदर ले लिया है अगर उसकी टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, अगर उसकी जो प्रोफेशनल रिसीट्स है वो 50 लाख रुपए से ऊपर। ये पॉइंट समझ में आ गया गाइस? यस सर। पक्का? मुझे तो लग रहा है सो गए सारे। हेलो, आगे सर, आगे। पक्का? यस सर। हाँ जी सर। अब इसमें बेसिकली ये खासियत क्या है, ये जो 1 करोड़ रुपए वाला काम है, ये जैसे ही होगा ना तो ये टैक्स ऑडिट आ जाता है। जो भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल करेगा या 50 लाख रुपए से ऊपर की बिजनेस रिसीट्स लेगा, उसके अकाउंट्स का ऑडिट करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। तो बाकियों के केस में क्या है, जहां पर ये टीडीएस काटना होता है वहां पर उनका भी जो है वो चार्टर्ड वो जो है ऑडिट करता है। तो यहाँ क्योंकि ये सबका ऑडिट होना है, इसलिए ये ऑडिट कंपल्शन आते ही सब बराबर करती है कि भैया चल टीडीएस आ गया, मतलब जैसे ही ऑडिट आया अब टीडीएस काटो, कोई दिक्कत नहीं। जब ऑडिट करा सकते हो, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करके फीस दे सकते हो उसकी, तो फिर टीडीएस काटने में क्या दिक्कत है? जब सीए हायर कर ही लिया, वो तुम्हारा टीडीएस वीडीएस भी जमा करा देगा, तुमको टैन भी ले लेगा। मींस जैसे हमारा पैन होता है ना, पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे ही एक पैन के साथ एक टैन भी होता है। वो आपका जो टीडीएस काटना होता है वो वाला नंबर होता है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का अकाउंट नंबर, टीडीएस का टैन, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो इनकम टैक्स जमा कराने का पैन। ये पॉइंट याद रह जाएगा अब आपको, टीडीएस कैसे कट मतलब किसने काटना है और काटना कब है। जब 5,000 रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट पेबल होगा तो ये काट देना है। बट ये ध्यान रखना है कि ये 5,000 रुपए का जो इंटरेस्ट पेबल है ये जनरल है। बैंकिंग कंपनी के केस में ये जो लिमिट है ये 40,000 रुपए है। अगर आप जो है वो किसी ऐसे बंदे को ब्याज दे रहे हो
जो आपका सीनियर सिटीजन नहीं है। मीन्स जैसे आपको ब्याज मिलेगा तो 40,000 रुपए तक के सालाना ब्याज के ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में दिस लिमिट इज ऑफ ₹50,000। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है, और नॉन सीनियर सिटीजन नॉर्मल सिटीजन के लिए दैट है दिस लिमिट इज 40,000 की 40,000 तक टीडीएस नहीं कटना है, और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक टीडीएस नहीं कटना है। नाउ दिस पॉइंट टर्न्स आउट टू बी ये 40-50,000 वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहां पर जो है वो रिसेंट चेंज हुआ है। इस बजट में जो अभी बजट गया है इसमें ये चेंज हुआ है। इसमें ये जो 50,000 रुपए वाली लिमिट है, ये 50,000 रुपए वाली लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। नॉर्मल्स की जो है, जो आपके नॉन सीनियर सिटीजन है, उसकी लिमिट 40,000 ही रही है। सीनियर सिटीजन की लिमिट जो थी वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाज 50,000, फॉर द ईयर 25-26 दैट हैज बीन इंक्रीज टू ₹1 लाख, ये 1 लाख कर दी। अब ये किस किस के केस में हुआ है? दिस इज बेसिकली फॉर या तो एक बैंकिंग कंपनी या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द कैरिंग ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि एक बैंक जो कमर्शियल बैंक है, या एक कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर तीसरा पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं पैसे इकट्ठे करने वाली, पोस्ट ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड स्कीम। ये तीनों जो टीडीएस काटते हैं ये काटते हैं एट द रेट ऑफ 10% ओनली। 10% के हिसाब से ये काटते हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो नॉन सीनियर सिटीजन हो, दोनों के लिए 10% काटते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए ये 50,000 रुपए से ऊपर पे 10% काटेंगे। मतलब अगर 50,000 रुपए से ऊपर है तो काटते फिर ये सारे अमाउंट पर है। Means अगर आपको जैसे ब्याज है वो 60,000 रुपए मिला तो 60,000 रुपए के ऊपर ये 6,000 रुपए का टीडीएस काट देंगे। अगर आपको ब्याज 49,000 रुपए मिला है तो कोई टीडीएस नहीं है, अगर 60,000 है तो पूरा 6,000। जैसे आपको ब्याज जो है वो अगर 39,000 मिला एज एन इंडिविजुअल एंड यू आर जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल की उम्र है आपकी, भी कम है, तो अब आपका जो टीडीएस कटेगा दैट इज एट द रेट ऑफ 10%। जैसे ही 40,000 रुपए ऊपर से ऊपर होगा तो अगर आपका ब्याज आपको जो है वो 30,000 रुपए मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं, 42,000 रुपए मिल रहा है तो 4,200 रुपए टीडीएस कट जाए। ये पॉइंट क्लियर है जी? यस सर। ये वाले इंटरेस्ट जो है, अच्छा ये जैसे बैंकिंग कंपनी ये जो काट रही हैं, ये बैंकिंग कंपनी या पोस्ट ऑफिस, ये सब नोटिफाइड स्कीम में ये सब एफडी वाले टाइम पे काटते हैं। अगर आप टर्म डिपॉजिट कराते हो, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो कोई टीडीएस नहीं कटता है बैंकिंग कंपनी में। मींस बैंक में आप जब जो है वो टर्म डिपॉजिट कराओगे, टर्म डिपॉजिट का मतलब फिक्स डिपॉजिट कराओगे, तभी ये टीडीएस कटना है, अदरवाइज नहीं कटना है। ठीक है जी? यस सर। फॉलोइंग इंटरेस्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। ये बैंकिंग कंपनी वाला जो इंटरेस्ट बता रहा है ये वही अदर देन टर्म डिपॉजिट वाला बता रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी वही अदर देन टर्म डिपॉजिट बता रहा है। एलआईसी आपको जब पैसे वापस करती है तो नॉर्मली बिना टीडीएस के होते हैं वो। एलआईसी जब आपके पैसे ब्याज समेत वापस करती है या एंडोमेंट बेनिफिट्स के साथ वापस करती है तो भी उस पर भी टीडीएस नहीं कटता है। अच्छा सॉरी, व्हाट इट इज सेइंग इज फॉलोइंग आर द इंटरेस्ट नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, मींस अगर आप इंटरेस्ट इनमें से किसी को पे कर रहे हो, मींस अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो टू अ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी को आप इंटरेस्ट कब पे करोगे बच्चे? अगर लोन आपने लेता लोन हो लिया जाए। हुआ है तो। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। अगर आपने लोन लिया हुआ है, कोई आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हो, आप इनमें से तब टीडीएस नहीं काटोगे। हमने शुरुआत क्या करी थी, टीडीएस कौन कौन काटेगा? तो टीडीएस जो है वो सारे के सारे पर्संस काटेंगे, एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। दूसरे पॉइंट में वो बोल गया कि इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी काटेगी अगर उनकी जो बिजनेस टर्नओवर है वो 1 करोड़ या प्रोफेशनल रिसीट्स जो है वो 50 लाख से ऊपर है तो। बट अगर वो ये ब्याज जो है वो किसको दे रहे हैं, अगर वो ब्याज बैंकिंग कंपनी को दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक को दे रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, एलआईसी को दे रहे हैं, एलआईसी से भी आप लोन ले लेते हो ना अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में, यूटीआई को ब्याज दे रहे हैं, किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है उसको ब्याज दे रहे हो,
या कोई ऐसा नोटिफाइड इंस्टीट्यूट है, जो भी एसोसिएशन या बॉडी, कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूट है, उसको अगर आप ब्याज दे रहे हो तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। ठीक है जी। आप टीडीएस तभी काटते हो जब आप अदर देन दीज पीपल को लोन दे रहे हो, मतलब अदर देन दीज पीपल को इंटरेस्ट पे कर रहे हो। फिर जो है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो और अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय ए फर्म टू अ पार्टनर, तो फर्म पार्टनर को ब्याज देते हुए टीडीएस नहीं काटेगी। इंटरेस्ट credited or paid by a cooperative society to member thereof or to such income credited or paid by cooperative society, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को देते हुए टीडीएस नहीं काटेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को टीडीएस जो है उसके मेंबर देते हुए नहीं काटेंगे, वाइस वर्सा हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट, ये जो है ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी वाला हो गया, उसको उसमें भी आपको जो है टीडीएस नहीं काटना है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंकक्रप्ट, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाली जो आपस के जो मेंबर्स हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, अपने मेंबर्स को जब वो जो है लोन दे रही है तो उस पे टीडीएस नहीं काटेगी, एंड वाइस वर्सा, तब भी लोन पे टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल कोर्स में है वो टीडीएस है। अगर आप किसी ऐसे कंपनी को पैसे दे रहे हो जिसका काम ही लोन बांटना था और उसको आप वापस ब्याज दे रहे हो तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, उसमें वो बैंक सारे के सारे आ। Interest credit, the aggregate of the amount of such interest credit or paid during the financial year is more than 50,000 in case of pay being senior citizen, 40,000 in case of ये आपका टर्म डिपॉजिट वाला आ गया। ये क्लॉज जो है कि अगर आपके पास टर्म डिपॉजिट है तो लाइकवाइज ये जो टीडीएस है, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपका आरडी अकाउंट है तो भी आपका टीडीएस कटता है, खाली सेविंग बैंक में टीडीएस नहीं कटता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज योर ये वही 15G वाला क्लॉज गाइस। When a declaration in form 15G is furnished by the SSC to the payer, तो आपका जो टीडीएस है या तो वो कटेगा ही नहीं, या एट दी लोअर रेट जो उनसा भी आपका, अगर आप 5% वाली इनकम है तो फिर 5% से कट जाएगा। Now the next thing that is there is TDS on winning from lotteries और क्रॉसवर्ड पजल्स। अगर आप लॉटरी कोई जीतते हो, अगर आपका प्राइज मनी 10,000 रुपए के अंदर अंदर का है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 10,000 रुपए से ऊपर का प्राइज मनी हो गया मीन्स लॉटरी में या क्रॉसवर्ड पजल कुछ भी आप खेल रहे हो, तो आपका टीडीएस जो है वो 30% से कट जाएगा। इट विल बी स्ट्रेट अवे 30%। ठीक है जी, रेट ऑफ टीडीएस विल बी 30%। और अगर रेजिडेंट पर्सन हो तो ये 30% है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो देन इट इज 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन से सब कुछ मिला के। अब ये क्रॉसवर्ड पजल के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज योर ऑनलाइन गेमिंग। ये एक नई मुसीबत है, ये मत करना कभी जीवन में, जितने भी पैसे आ जाए चाहे। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग, ये जो रम्मी मम्मी खिला रहे होते हैं, इसमें आप अपना एक अकाउंट बना लेते हो इनके साथ। इसका अकाउंट जैसे बन गया, आपने 50,000 रुपए जमा करा दिए। अब जब आप 50,000 रुपए जो जमा किए हुए हैं आपके खाते में, आप जीत के, गलती से जीत के आपने जो है वो 50,000 रुपए के 1 लाख रुपए बना लिए। अब जब आप जो जीते हुए पैसे हैं जब निकलवाओगे, जब तक अकाउंट में पड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। जिस दिन ये पैसे निकलवाओगे, जो विनिंग अमाउंट है आपका, जैसे आपने 50,000 रुपए के 90,000 बना लिए, तो 40,000 रुपए जो विनिंग अमाउंट वाले हैं वो जिस दिन विड्रॉ होंगे उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। सीधा सीधा 30% टीडीएस लग जाएगा। अगर आपने वो नहीं निकलवाए और फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया तो 31 मार्च को उसके ऊपर भी टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 30% उस दिन उसके ऊपर भी टीडीएस लगेगा।
जो ऑनलाइन गेमिंग का प्रोविजन है वो ये, ठीक है। जो जो भी आपका विनिंग अमाउंट विड्रॉ करोगे या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दोनों ही केसेस में टीडीएस बिकम्स एप्लीकेबल, ठीक है जी। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट बन के अपने दोस्तों को सलाह देना जो ये जुआ खेलते होंगे, खुद नहीं करना कभी भी ये काम। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस। तो रेस हॉर्स या कोई कैमल हॉर्स या डॉग हॉर्स या पोनी हॉर्स, पोनी रेस, कोई भी रेस होती हो, डॉग रेस, हॉर्स रेस, कैमल रेस, तो इस वाली रेस में जो है जब आप जीतते हो तो इसका भी क्लॉज जो है वो 194B वाला ही हुआ। 194B वाला लॉटरी वाला था ना, तो ये जैसे लॉटरी इसमें था 30%, इसमें भी 10,000 रुपए से ऊपर होगा तो 30%, अप टू 10,000 कुछ नहीं है। जैसे ही 10,000 से बढ़ेगा इट विल बी स्ट्रेट अवे 30%, ठीक है जी। एंड दिस इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नाउ द इंटरेस्टिंग वन, अभी माइंड फ्रेश है ना, अभी चल रहा है, कोई समझ में आ रही है ना चीजें अभी? यस सर। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जितना टीडीएस इसमें कटता है शायद ही इससे ज्यादा टीडीएस किसी और में कटता हो। हाँ, एक वन जो आपका बैंक डिपॉजिट थे उसके अंदर एक कटता है, और एक हाईएस्ट जो अमाउंट है वो इसके अंदर कटता है, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कंट्रैक्टर। जो ठेकेदारी की पेमेंट होती है इसके अंदर बड़ा मेजर कटता है। और दिस एप्लीकेबल्स बेसिकली टू ऑल, इसकी जो डिटेल्स एक बार पढ़ लेना। जो दो मेजर क्लॉजेज इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है, दे आर कि अगर आपको ठेकेदारी की जो पेमेंट मिली है वो 30,000 रुपए से कम है, मीन्स अप टू ₹30,000 है, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। अगर सिंगल शॉर्ट पेमेंट इज अप टू ₹30,000, देन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए तक है, तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, टीडीएस नहीं काट। मगर अगर 30,000 से कम थी, 28,000 ही थी, 29,000 थी या कुछ थी, तो कोई बात नहीं। साल के अंदर जो एग्रीगेट पेमेंट है आपने एक कंट्रैक्टर को जो है वो 1,00,000 रुपए से ऊपर की कर दी, मीन्स 25,000 करके 4 पेमेंट्स कर दी 1,00,000 रुपए की, तो इन 25,000 की सारी पेमेंट्स के ऊपर अब टीडीएस एप्लीकेबल हो गया। मीन्स आपने पहली बार पेमेंट करी 25,000 की, दूसरी बार फिर करी 25,000 की, कोई टीडीएस नहीं काटा, तीसरी बार फिर पेमेंट करी 25,000 की, फिर कोई टीडीएस नहीं काटा। चौथी पेमेंट जैसे ही आप 25,000 की करोगे, आप पूरे 1,00,000 रुपए के ऊपर जितना टीडीएस बनता था सारा काट के करो, क्योंकि आपकी पेमेंट 1,00,000 रुपए हो गई। Where the aggregate amount of such sums credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year does not exceed ₹1,00,000, तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे ही वो 1,00,000 से एक्सीड करेगा तो टीडीएस सब पूरी की पूरी पेमेंट पे कटना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी पेमेंट आप छोड़ दोगे, टीडीएस उस पे भी काटेगा, ठीक है जी। When following conditions are satisfied, अब ये दूसरा जो केस है, केस 1 समझ में आ गया, केस 2 उसके बाद जो है this turns out to be an important and this turns out to be an exception also। ये जो है this is applicable in case of payments being made to a contractor जो आपका ट्रांसपोर्टर है। आप किसी ट्रांसपोर्टर कंट्रैक्टर के साथ हैं, जो ट्रांसपोर्टर है वो जो है वहां पर टीडीएस की पेमेंट जो है वो नॉर्मली नहीं आती है। ट्रांसपोर्टर को टीडीएस की लायबिलिटी नहीं पड़ती है, ट्रांसपोर्टर को टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वो अगर उस ट्रांसपोर्टर के पास 10 से कम गाड़ियां हैं, such contractor who owns 10 or less goods carriages at any time during the previous year and furnishes a declaration to that effect along with his PAN to the person paying or crediting such amount। आप जो है वो पे कर रहे हो ऐसे बंदे को, आप पेमेंट कर रहे हो, मीन्स ये 30,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो या साल में 1,00,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो, मगर वो बंदा जो है वो अपना पैन डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा भाई साहब पैन ये है और मेरे पास साल में कभी भी 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, मेरी गाड़ियां जो है वो कभी 8 रही, कभी 9 रही, कभी 6 रही, वो पूरी डिक्लेरेशन आपको एक
स्टैम्प पेपर के ऊपर बना के देता है, प्रॉपर वकील का ठप्पू लगा के एफिडेविट बना के देता होता है हमेशा कि ये मेरा जो है ये एफिडेविट है कि मैंने कभी भी साल में 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखी हैं। तो इस केस में आप उसको पेमेंट करोगे और विदाउट डिडक्टिंग एनी टैक्स एट सोर्स करोगे, बिना किसी टीडीएस के, कोई टैक्स नहीं। ट्रांसपोर्टर को पेमेंट, अगर चाहे उसकी पेमेंट जो है वो 1 लाख से सालाना एक्सीड हो रही है, एक ही शॉट में आप उसे 30,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, तब भी आप उसका टीडीएस नहीं काटोगे। टीडीएस काटना कितना है, जो आपका कंट्रैक्टर है जिसने पेमेंट रिसीव करी है वो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसका जो टीडीएस है वो 1% कटेगा। और अगर कोई और पेई है, मींस अगर कोई वो कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो उसका जो टीडीएस है वो 2% के हिसाब से। कोई भी काम जो ठेकेदारी का करे। तो 194C क्लियर है गाइस? यस सर। अब पीछे जो है पिछले जो सेक्शंस हमने वो देखे थे, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स अदर देन सिक्योरिटीज। तो उसमें हम फॉर्म 15G की बात कर रहे थे। यहां पर हम 15G की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन चाहिए है, तो व्हेन द रिसिपिएंट अप्लाइज, यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो खाली 15G टाइप का कोई फॉर्म भर के नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिसिपिएंट को अप्लाई करना पड़ेगा, जो पैसे ले रहा है उसको टीडीएस कम रेट से कटवाना है या कटवाना ही नहीं है, तो उसको अपने असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13 में अप्लाई करना पड़ेगा और उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ऑथराइजिंग द पेयर टू डिडक्ट टैक्स एट द लोअर रेट और डिडक्ट नो टैक्स। ठीक है जी? यस सर। ओके सर। नौ इसमें जो कंट्रैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सब कंट्रैक्टर भी कंट्रैक्टर ही हो जाता है। मतलब 1% जो है उस पे, चाहे वो कंट्रैक्टर हो या सब कंट्रैक्टर हो, दोनों पे ही टीडीएस जो है दैट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। इन कंट्रैक्टर के आगे जो अगले कंट्रैक्टर हो जाते हैं वो सब कंट्रैक्टर हो जाते हैं। जैसे आपने जो है वो काम दिया, मींस यू वर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम दिया लार्सन एंड टूब्रो को, लार्सन एंड टुब्रो ने आगे काम दे दिया संता सिंह एंड कंपनी को। तो संता सिंह एंड कंपनी जो है दैट इज अ सब कॉन्ट्रैक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो संता सिंह एंड कंपनी को जो पेमेंट करनी है वो अगर चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट करे या लार्सन एंड टुब्रो करे, दोनों ही केसेस में जो पेमेंट है दैट विल बी डन आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2%। संता सिंह एंड कंपनी जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, लार्सन एंड टुब्रो जो है वो लिमिटेड कंपनी है, दोनों ही इंडिविजुअल नहीं है, तो 2% के हिसाब से टीडीएस एप्लीकेबल हो जाए। कंट्रैक्ट शैल इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, और जो काम होता है कंट्रैक्टिंग का वो क्या क्या होता है, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कैरिज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय रेलवेज, केटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम कस्टमर और इट्स एसोसिएट्स। मींस आपने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग करवा दी, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ ए प्रोडक्ट कराई है, रिक्वायरमेंट आपको अपने कस्टमर ने बताई है कि मेरा जो है ये काम ऐसे करना है, आपने किसी थर्ड पर्सन से करवा के काम दिया है, जो सामान लिया है आपने या तो कस्टमर से लिया या कस्टमर के किसी एसोसिएट से ही सामान लेकर आपने अपनी इंडिविजुअल किसी थर्ड पार्टी को देके वो काम करवा दिया है, तो ये आपकी कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपने करवा दी, दिस इज कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप सामान किसी थर्ड पार्टी से खरीदते हो, मींस यहां पर आप सामान क्या कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखने वाली है, manufacturing or supplying a product according to the requirement or specifications of a customer by using the material from such customer, means आप जो कस्टमर सामान है वो कस्टमर से ही ले रहे हो, उसका जो रॉ मटेरियल ले रहे हो, उसके जो कंपोनेंट्स ले रहे हो, वो या तो कस्टमर से ले रहे हो या उसके किसी रिलेटेड पार्टी से ले रहे हो, उसके किसी यार दोस्त से ले रहे हो, उसकी पार्टनरशिप फर्म से ले रहे हो, किसी ना किसी रिलेटेड पर्सन से उसी के सामान लेके कस्टमर के लिए बनवा के आप थर्ड पार्टी से बनवा के कस्टमर को दे रहे हो, तब तो ये कंट्रैक्टर जो है ये 194C के अंदर आया। बट अगर ये ऐसा नहीं है, मींस सामान कस्टमर, जो रॉ मटेरियल है वो कस्टमर का नहीं है, रॉ मटेरियल आप किसी और पार्टी से ले रहे हो, किसी जेड पार्टी से ले रहे हो, किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो, और फिर सामान जो है बनवा के किसी अपने और कस्टमर को दे रहे हो,
सो नो इट इज नॉट ए कंट्रेक्चुअल बिजनेस। तब तो अब आप बिजनेस कर रहे हो ना प्रॉपर से, आपने जो है वो किसी और पार्टी को काम करने के लिए दिया हुआ कि भाई मेरा ये काम कर दे, मेरे लिए कर रहा है और मैं आगे जो है अपने कस्टमर को बेचूंगा, तो आप वेंडर हो गए। फिर 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। 194C एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका रॉ मटेरियल आपके कस्टमर से सोर्स हो रहा है और किसी वेंडर को जा रहा है और वो वेंडर का वही सामान जो है वापस कस्टमर को जा रहा है, तब 194C एप्लीकेबल होगा, नॉट अदरवाइज। ठीक है जी। यस सर। 194C के बाद जो नेक्स्ट क्लॉज आपका आएगा दैट विल बी 194D। ये टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन है। जब इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं तो आपको कमीशन मिलती है। 15,000 रुपए तक की सालाना कमीशन मिल रही है तो कोई टीडीएस नहीं है। 15,000 रुपए से ज्यादा की अगर आपको जो है वो कमीशन मिलती है साल में, अगर आप कंपनी हो तो टीडीएस जो है वो 10% से कटेगा। मींस यू कैन बी ए कंपनी, कंपनी बनाकर आप जो है इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो तो आपको 10% से टीडीएस कटेगा। जैसे आप पॉलिसी बाजार हो अगर, तो पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस एजेंट ही है ना, तो पॉलिसी बाजार को जब कमीशन देगी इंश्योरेंस कंपनी तो वो 10% टीडीएस काट के देगी। आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हो तो आपका जो टीडीएस है that will be at the rate of 5%. Now this turns out to be important क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से ये जो टीडीएस है ये 5% से रिड्यूस होकर 2% हो गया है। सो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। आपको 5% जो है वो 24-25 का याद रखना है। साथ में कहीं नोट आ जाए कि 25 से कितना हो गया है तो 2% याद रखना है। तो ये आपकी डायरी में हो जाना चाहिए कि एक दिन पहले पढ़ जाना है भाई, ये कोई पता नहीं सवाल आ सकता है। इसमें भी जो है आपका जो टीडीएस जो है वो आप डिक्लेरेशन फॉर्म 15G की भी देके कम करवा सकते हो और फॉर्म 13 भरने के बाद जो है असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके भी कम करा सकते हो। दोनों ही एप्लीकेबल। टीडीएस ये आपका जो है एज इंश्योरेंस प्रीमियम का हो गया। जो नेक्स्ट आपका हुआ दैट इज बेसिकली कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी कभी कभी टीडीएस कट जाता है। नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर टीडीएस नहीं कटता क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो बोनस होता है दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर द सेक्शन 1010D। 1010D के अंदर बोनस जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। बट कहीं अगर वो 1010D की वाली पॉलिसी नहीं है, इट इज अ पॉलिसी अदर देन 1010D, तब आपका जो है वो टीडीएस जो है आपको जो पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर 5% के हिसाब से टीडीएस कट के मिले। टीडीएस किसी हालत में नहीं कटेगा अगर आपको जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से कम का मिल रहा है। 1 लाख से ज्यादा का है तभी टीडीएस कटेगा। और अगर आपका जो बोनस है वो 1010D के अंदर नहीं आता है तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इसको मैंने सोचा था चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे बट ये थोड़ा अभी लंबा है, इसमें घंटा 1.5 घंटा और लगेगा। वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। 194E के बाद वाला हिस्सा जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज उसमें अभी बची हुई है। ज्यादा नहीं है बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें जो दैट नीड्स टाइम। ठीक है गाइस। यस सर। ये यस सर। 194I वाले जो सेक्शन है ना, ये 194I A I B ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है तो इसमें मैं टाइम थोड़ा ज्यादा दूंगा। ओके जी, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट सर।